नुसरत अपने कमरे में लेटी हुई थी कि इतने में उनकी बहू आबदा हाथ में एक ट्रे लिए कमरे में आई जिसमें चाय रखी हुई थी। उसने मीठी आवाज में कहा, अम्मी जान, आपके लिए चाय लाई हूँ। तो नुसरत ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, बहू, तो मेरी हर जरूरत बगैर कहे समझ आती है। तभी पीछे से उनका बेटा फरहान भी कमरे में आता हुआ बोला, वाह आबदा, क्या खुशबू है चाय की। तुम तो दिन ब दिन अम्मी जैसी बनती जा रही हो। ये सुन आबदा ने हंसते हुए कहा, अम्मी जान को देख कर ही तो सीखा है मैंने सब कुछ। नुसरत ने चाय का एक घूंट लिया तो वो हल्की सी रुकी, क्योंकि जायका आज कुछ अलग सा था। मीठी जरूर थी पर कुछ अजीब था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बहू, आज चाय का जायका थोड़ा अलग अलग लग रहा है। तो फरहान फौरन बोला, अम्मी, ये तुम्हारा रोज का डायलॉग है। कभी चाय ज्यादा मीठी तो कभी कम, कभी ज्यादा अदरक तो कभी कम। अब आप चुपचाप चाय पी लें, आज आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। नुसरत कुछ कहती इससे पहले ही बहू ने कहा, अम्मी जान, आज मैंने कुछ नया ट्राई किया है। थोड़ी इलायची, काली मिर्च और लौंग भी डाली है। आज शायद इसी का जायका अलग लग रहा है, पर नींद बहुत अच्छी आएगी। नुसरत मुस्कुरा दी और चुपचाप धीरे धीरे पूरी चाय खत्म कर दी। आबदा ने झुककर गिलास उठाया और हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, अम्मी जान, आपके सरहाने पानी का जग रख दिया है और आपकी दुआ भी, वो लेकर सोना। नुसरत ने हल्के से मुस्कुराते हुए रजामंदी जाहिर की और आबदा चाय की ट्रे उठाकर बाहर चली गई और फरहान भी उसके पीछे चला गया। नुसरत ने दुआ ली, पानी पिया और फिर चुपचाप तकिए पर सर रखकर सो गई। सुबह जब नींद खुली तो देखा 7 बज चुके थे और पूरे घर में सन्नाटा था। फिर सोचा, क्यों न बेटे और बहू के लिए आज मैं ही चाय बना दूं। ये सोचते हुए नुसरत धीरे कदमों से बावर्ची खाने की तरफ चली और गैस चलाकर पानी रखा। फिर अदरक और इलायची की तैयारी में जुट गई। धीरे धीरे बावर्ची खाने में चाय की खुशबू फैल गई। उधर बिस्तर पर आपदा ने करवट बदली तो चाय की खुशबू उसकी नाक तक पहुंची। तो उसने आंखें खोली और उठते हुए बड़बड़ाई के, इतनी तेज खुशबू चाय किसने बनाई है। वह उठी और बाहर आई तो बावर्ची खाने में नुसरत खड़ी थी, जिन्होंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आबदा, बहू उठ गई, देखो आज मैंने चाय बनाई है। सर्दी बहुत है ना। अच्छा, ऐसा करो फरहान को भी जगा दो। कहते हुए नुसरत चाय कप में डालने लगी तो उनका हाथ थरथराने लगे और उन्होंने आपदा से कहा, बहू, चाय तो मैंने बना दी है, बस जरा तू कप में डाल दे। फरहान को गरम गरम चाय देना, और हाँ, मेरे लिए सिर्फ आधा कप डालना, अब ज्यादा चाय नहीं पी जाती। कहकर नुसरत बाहर हाल में आकर बैठ गई और फरहान भी बाहर आ गया। चाय पीने के बाद नुसरत ने अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, क्या तुम मुझे एक बार डॉक्टर के पास ले जाओगे। तो फरहान ने पूछा, क्या हुआ अम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। वो कुछ और कहता इससे पहले ही नुसरत हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, अरे तो इतना क्यों घबरा जाता है, कुछ नहीं हुआ मुझे, बस 3-4 दिन से सर में हल्का दर्द हो रहा है, सोचा डॉक्टर से दवा ले लूं। तभी पास बैठी आपदा मुस्कुराते हुए बोली, अम्मी जान, आपको डॉक्टर के पास मैं ले चलूंगी, उनके पास वैसे भी बहुत सारा काम रहता है। इतना सुनते ही फरहान का चेहरा तना गया और वह पुख्ता लहजे में बोला, लेकिन आपदा, मेरे लिए सबसे पहले मेरी अम्मी है, बाकी काम बाद में है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद नुसरत ने बात संभालते हुए कहा, वैसे ठीक ही कह रहा है बहू, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। ये सुन आबदा थोड़ी मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे क्या था कि नुसरत भी न जान सकी। दोपहर के बाद आबदा नुसरत को डॉक्टर से दुआ दिलाकर ले तो आई थी, लेकिन नुसरत के दिल में अब एक बेचैनी थी, क्योंकि बार बार डॉक्टर की वो बात उनके कानों में गूंज रही थी जो उन्होंने बाहर बैठकर सुनी थी। जब उनका चेकअप हो चुका था और वो बाहर इंतजार कर रही थी और आपदा डॉक्टर के कैबिन में आई तो दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था। तभी नुसरत के कानों में हल्की सी आवाज़ आई कि जैसा मैंने आपको बताया था, आप वैसी ही दवा देना। डॉक्टर ने कहा, हाँ मैडम, वैसी दवा दी है, लेकिन ख्याल रखें इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए। ये सुनकर नुसरत सुन रह गई और उन्होंने सर झुका लिया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या उन्होंने सच में यही सुना या उनका वहम था। उनके दिल ने कहा, नहीं, आपदा ऐसी नहीं हो सकती, लेकिन दिमाग अब सवालों से भरा था। फिर भी उन्होंने आबदा से कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पर दिल अब बेचैन रहने लगा था। वो खुद से सवाल करती रही कि कभी कभी अपने दिल का डर भी तो हमें आवाज सुना देता है। शायद वही हुआ हो। आपदा अगर कुछ गलत करती तो इतने अपनेपन से मेरी खिदमत क्यों करती। ये सोचकर वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, शायद मैं ही पागल हो गई हूँ, मेरी बहू तो वाकई बहुत अच्छी है,
लेकिन दिल जो मान रहा था वो दिमाग मानने को तैयार नहीं था। कोई ना कोई बात जरूर थी जो धीरे धीरे खुलने वाली थी। एक महीना ऐसे ही गुजर गया। एक दिन नुसरत रोज की तरह घर के बाहर बने छोटे से बागीचे में टहल रही थी। सर्द हवा के हल्के झोंके उनके दुपट्टे से खेल रहे थे। तभी उनकी नजर एक कोने में खड़ी अपनी बहू आबदा पर गई, जो किसी अनजान नौजवान से बात कर रही थी। नुसरत को हैरानी हुई और उन्होंने थोड़ा गौर से देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तो वो धीरे से बागीचे के पत्थर की बनी बेंच के पीछे छुप गई। उनका दिल बेचैन हो उठा कि आखिर आबदा इस वक्त इस अजनबी से क्या बात कर रही हैं। वो सोच ही रही थी कि इतने में उस नौजवान ने जब अपनी जेब से एक सफ़ेद लिफाफा निकाला और आबदा की तरफ बढ़ा दिया। आबदा ने इधर उधर देखा, फिर लिफाफा लिया और लड़का वहां से जा चुका था। ये सब देखकर नुसरत का दिल और भी बेचैन हो गया और उनके जहन में कई सवाल एक साथ आए कि आखिर ये लड़का कौन था। उसने आबिदा को लिफाफा क्यों दिया और इसमें ऐसा क्या है जिससे आबिदा इतनी खुश है। तभी आबिदा ने किसी को फ़ोन किया और कहा, हाँ, सब वैसा ही हो रहा है जैसा मंसूबा बनाया था। इसके बाद आबिदा के मुंह से कुछ ऐसा निकला जिसे सुनकर नुसरत की रूह कांप उठी और वो आवाज़ खड़ी रह गई। आबिदा फ़ोन पर बात ख़त्म करके वहां से जा चुकी थी, लेकिन नुसरत अभी भी उसी जगह पत्थराई आंखों से खड़ी थी। उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला और कांपते कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे में जाकर चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। आंखें खुली थीं, लेकिन इन आंखों में अब नींद की जगह डर और शक था। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, हत्ता के अपने बेटे फरहान से भी नहीं। थोड़ी देर बाद जब आबदार चाय लेकर कमरे में आई, तो नुसरत ने खुद को मामूल के मुताबिक दिखाने की पूरी कोशिश की। आबदा ने कहा, अम्मी जान, चाय पी लीजिए, हल्की गर्म है, सर्दी में अच्छी लगेगी। तो नुसरत मुस्कुराने की कोशिश की, पर वो मुस्कुराहट बिल्कुल हल्की थी। उन्होंने सर हिलाया और सिर्फ इतना कहा, रख दो, बाद में पी लूंगी। आबदा ने उन्हें गौर से देखा पर कुछ पूछे बगैर चली गई। दरवाज़ा बंद होते ही नुसरत ने अपने दुपट्टे से आंखें पोंछी और चुपके से चाय का कप उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया और चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गई। लेकिन आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन उनके अंदर का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। दिल में एक अनकहा डर था, दिल में गहराता हुआ शक और दिमाग में सैकड़ों सवाल किसी कशमकश की तरह उबल रहे थे। कभी कभी वो आंखें बंद करती तो अंदर की बेचैनी और बढ़ जाती। सच्चाई को नज़रअंदाज करने की लाख कोशिश की, पर हर बार वही आवाज़ और वही चालें उनकी आंखों के सामने घूम जाती। उन्होंने एक गहरी सांस ली, पर उनकी आंखों में एक अलग ही ताकत आ गई। अब उन्होंने फैसला कर लिया था कि बस काफ़ी है, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। अगले दिन जब बहू के चाय लाने का वक्त हुआ तो नुसरत हाथों में वो पुरानी गुड़िया लेकर बैठ गई, जो उन्होंने बरसों पहले कहीं अलमारी में रख दी थी। धीरे धीरे वो उसी से बातें करने लगी कि जैनब, देख वो फिर आ गई, वही चुड़ैल, मुझे मारेगी। उन्होंने बहुत मासूम सी मुस्कुराहट के साथ गुड़िया को गले से लगा लिया। उसी वक्त आपदा चाय लेकर उनके कमरे में आई और बोली, अम्मी जान, आप ये क्या कह रही हैं। नुसरत ने गर्दन घुमाई और उनकी आंखों में डर, मासूमियत और थोड़ा सा पागलपन साफ झलक रहा था। वो बोली, चुप, वो मुझे मारने आई है, तुम देख रही हो ना जैनब। वो गुड़िया से कहती रही। आपदा खुश हो रही थी क्योंकि वो जो चाहती थी अब वही हो रहा था। उसने दिल में सोचा, अब ये पूरी तरह पगली हो गई है, और बगैर चाय दिए ही लौट गई। लेकिन उसके चेहरे पर कोई रहम नहीं था, बल्कि एक अजीब सी इत्मीनान था। उधर कमरे में बैठी नुसरत ने जैसे उसका साया जाते देखा, तो फौरन उनके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई कि चल बेटा, तेरा खेल अब शुरू हुआ है, और मेरा भी। सुबह के करीब 8 बजे थे। फरहान तैयार होकर नीचे ड्राइंग रूम में बैठा ही था कि बावर्ची खाने से आवाज़ आई, फरहान, जरा देखना अम्मी उठ गई क्या, चाय ठंडी हो जाएगी। उसने कहा, हाँ देखता हूँ, और अम्मी के कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन सामने का मंजर देखकर वहीं रुक गया। नुसरत जमीन पर बैठी थी, हाथ में एक पुराना तकिया लिए उससे बातें कर रही थी कि नहीं, तू मत जाना, सब मुझे छोड़कर चले गए हैं, अब तुम भी जाओगे क्या। फिर अचानक रोने लगी। ये देखकर फरहान घबरा गया और बोला, अम्मी, अम्मी, क्या कर रही हैं आप। नुसरत ने ऊपर देखा, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी वीरानी थी, जैसे पहचान ही न पा रही हो। फिर धीरे से बोली, तू कौन है, तू भी आ गया मुझे ले जाने। नहीं, मुझे मत ले जाना। फरहान ने कहा, अम्मी क्या हुआ आपको, मैं हूँ फरहान, आपका बेटा। नुसरत उसकी तरफ घूरती रही, फिर एक झटके में मुंह फेर लिया और बोली, नहीं, तुम नहीं हो, मेरा बेटा तो मुझे बहुत प्यार करता है,
तुम नहीं हो सकते। ये सुनकर फरहान के चेहरे का रंग उड़ गया और वो अपनी अम्मी को खड़ा कर बिस्तर पर बैठाने लगा। तभी पीछे से आबदा आ गई और बनावटी फिक्र के साथ बोली, क्या हुआ? तो फरहान ने इशारे से खामोश रहने को कहा और बोला, कुछ तो खराबी है, अम्मी मुझे पहचान नहीं रही। आपदा ने नजरें झुका ली और दिल में उसकी मुस्कुराहट छुप नहीं रही थी। उसने सोचा, अच्छा है, असर शुरू हो गया है। फरहान अम्मी को बिस्तर पर बिठाकर बाहर आया और सोफे पर बैठकर पेशानी पर हाथ रखकर सोचने लगा। कुछ देर बाद आपदा उसके पास आकर बैठ गई और धीरे से बोली, फरहान तुम ठीक हो ना? तो फरहान ने एक गहरी सांस ली और बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा आपदा, अम्मी की हालत ऐसे कैसे हो गई? उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तो आपदा ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं फरहान, ऐसा मत करो। अगर हम अम्मी जान को डॉक्टर के पास ले गए तो वो उन्हें अस्पताल में दाखिल कर लेंगे। फिर लोग बातें करेंगे कि अम्मी जान पागल हो गई हैं और ये सब हमारी इज्जत के खिलाफ होगा। फरहान ने थोड़ी देर सोचा और फिर अम्मी की हालत देखकर परेशान हो गया और बोला, लेकिन आपदा, हमें कुछ तो करना चाहिए। अम्मी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आपदा ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो फरहान, सब ठीक हो जाएगा, हम सब संभाल लेंगे। अभी के लिए हम अम्मी जान को घर पर ही आराम करने देते हैं और फिर अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो अस्पताल ले जाएंगे। फरहान कुछ देर खामोश रहा। उसके चेहरे पर दुश्वारी साफ झलक रही थी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी बीवी के चेहरे पर जो मासूमियत थी, उसके पीछे कितना जहर छुपा है। अंदर बैठी उसकी अम्मी नुसरत उसकी ये हालत देखकर दिल ही दिल में बोली, मुझे पता है बेटा, तुम्हें अपनी अम्मी को इस हालत में देखकर कितनी तकलीफ हो रही है, लेकिन बेटा अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। अगले दिन सुबह अचानक दरवाजे की घंटी बजी तो आपदा ने दिल में बड़बड़ाते हुए कहा कि सुबह सुबह कौन आ गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो सामने अपनी खाला सास नाहिद को देखकर चौंक गई, लेकिन फिर खुद को मामूल पर लाकर मुस्कुराते हुए बोली, अरे खाला जान, आप ऐसे अचानक खबर तो कर देती, मैं आपको लेने आ जाती। नाहिद ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर पहले बता देती तो तुझे हैरत कैसे देती बहू, और ये नुसरत नजर नहीं आ रही। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, वो मस्जिद गई होंगी। कुछ भी कहो बहू, तुम्हारी सास में अभी भी कितनी हिम्मत है, इतनी सर्दी में भी सुबह सुबह मस्जिद चली जाती है, मेरे बस की बात नहीं। आपदा कुछ कहती इससे पहले ही नाहिद फिर बोली, चल अब एक गरम गरम चाय बना दे बहू, जब तक मैं ताज़ा हो लूँ। तभी फरहान भी वहां आ गया और अपनी खाला के पांव छूते हुए बोला, खाला कैसी हैं आप? आपको अचानक यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। नाहिद कुछ बोलती इससे पहले ही अंदर से नुसरत की तेज चीख सुनाई थी कि नहीं, मत मारो मुझे। उनकी आवाज़ इतनी तेज थी कि फरहान भागता हुआ अम्मी के कमरे की तरफ गया और पीछे पीछे नाहिद और आपदा भी दौड़ी। जैसे ही नाहिद कमरे में पहुंची तो अपनी बहन की हालत देखकर दंग रह गई। बिस्तर पर बैठी नुसरत कांप ही रही थी, आंखों में डर और चेहरे पर पसीना साफ झलक रहा था। नाहिद एक पल के लिए जैसे पत्थरा गई, फिर दौड़कर नुसरत के पास पहुंची और झुककर अपनी बहन का चेहरा थामा और बोली, बहन ये तुम्हें क्या हो गया? किससे डर रही हो? मैं हूं ना तुम्हारी बहन नाहिद, देखो मेरी तरफ। नुसरत का चेहरा कांप रहा था जैसे किसी डरावने ख्वाब से अभी अभी जागी हो। वो एक टिक फरहान को देखे जा रही थी। उनके होठों से बस एक सरगोशी निकली, उसे मत बेचो वहां, मैं पागल नहीं हूँ। ये सुनकर नाहिद ने चूक कर फरहान की तरफ देखा और कहा, फरहान ये क्या कह रही है तेरी अम्मी, और ये सब कब से चल रहा है? नाहिद ने थोड़ी तेज आवाज में कहा तो फरहान धीरे से बोला, कुछ दिनों से अम्मी की हालत ऐसी होती जा रही है खाला, कभी अचानक चीख पड़ती है तो कभी रोने लगती है। मैं डॉक्टर को दिखाना चाहता था लेकिन आबदा ने फौरन बात काट दी और बोली, पर खाला जान, हम कहाँ ले जाते? अगर कहीं डॉक्टर ने दाखिल कर लिया तो मुआशरा क्या कहेगा कि अम्मी पागल हो गई हैं? नाहिद ने उसकी तरफ देखा पर कुछ नहीं बोली। उन्होंने अपनी बहन नुसरत की तरफ देखा, फिर उनके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, तो फिक्र मत कर बहन, अब मैं आ गई हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं यहीं रहूंगी जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। उनके लहजे में वो अपनापन था जो सिर्फ बहनों के रिश्ते में होता है, बेलोस, मजबूत और सच्चा प्यार। तभी पास खड़ी आबदा हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, अरे खाला, आप कितने दिन के लिए आई हैं? मैंने तो सोचा था 2-4 दिन के लिए आई हैं। तो नाहिद ने उसकी आंखों में देखते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, नहीं बहू, जब तक मेरी बहन की तबीयत अच्छी तरह ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं रहूंगी। वैसे भी अब इसे अच्छी देखभाल की ज़रूरत है और वो देखभाल मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। ये सुनकर पास ही खड़ा फरहान, जो अम्मी की हालत को लेकर अंदर ही अंदर टूट रहा था, एक गहरी सांस लेकर बोला, खाला सच कह रही हैं ना आप कि आप यहीं रहेंगी? अब जब आप हैं तो मुझे बहुत राहत मिल रही है। मैं अम्मी को ऐसे नहीं देख सकता, पर अब लग रहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा।
आपदा ने भी झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ बिल्कुल खाला, आप हैं तो हमें भी तसल्ली होगी। अब नुसरत को नींद आ चुकी थी। नाहिद ने प्यार से बहन की तरफ देखा और फिर धीरे से बोली, चलो बहन सो गई हैं, अब उन्हें आराम करने दो। और बहू, तुमने मुझे अभी तक चाय नहीं पिलाई। कहते हुए नाहिद बाहर आ गई तो फरहान और आपदा भी बाहर आ गए। पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। रात के वक्त घर में सब लोग खाने की मेज पर बैठकर खाना खा रहे थे। सादा सा माहौल था। तभी आपदा ने अपनी मुस्कुराहट बड़ी चालाकी से छुपाते हुए कहा, खाला जान, एक बात पूछूं? आपको डर नहीं लगता अम्मी जान के इस पागलपन से? ये सुनकर एक पल को मेज पर खामोशी छा गई। फरहान ने अपनी थाली छोड़ दी और गुस्से से आपदा की तरफ घूरते हुए बोला, आपदा, ये तुम क्या बोल रही हो? मेरी अम्मी ठीक है, बस कभी कभी उन्हें कुछ याद नहीं रहता। और हाँ, मेरी अम्मी पागल नहीं है। फरहान की आवाज़ में अपनी अम्मी के लिए एहतराम और गुस्सा दोनों थे। नाहिद ने मिसकत लहजे में कहा, बहू, आज तो तेरे मुंह से ये बात निकल गई, लेकिन आगे से भूल कर भी मेरी बहन को पागल मत कहना। ये सुनकर आपदा का चेहरा अचानक से पीला पड़ गया और वो डरी हुई दिखने लगी। लेकिन दिल में उसकी चालाकी मुस्कुरा रही थी कि पागल नहीं हुई तो हो जाएंगी। दुआ धीरे धीरे असर तो कर ही रही है। खाने की मेज पर सबने खाना तो खा लिया, लेकिन उस रात सबके दिल में कोई ना कोई खामोश जुम्बश जरूर चल रही थी। खाना खाने के बाद सब सोने चले गए तो नाहिद भी अपनी बहन के कमरे में सोने के लिए चली गई। दरवाज़ा धीरे से बंद किया और अपनी बहन के पास जाकर बैठ गई। तभी नुसरत ने आंखें खोली तो दोनों बहनों की आंखों में एक सी चमक थी। नाहिद ने धीरे से कहा, बहन, सब वैसा ही हो रहा है जैसा तुमने सोचा था। अब आगे क्या करना है? नुसरत ने हल्के से सर हिलाया और बोली, अब वक्त है मेरी बहू को उसकी जबान में जवाब देने का। तो बस यूं ही सब कुछ देखती रहना, लेकिन आपदा को पता नहीं चलना चाहिए कि तुझे कुछ भी पता है। इन दोनों की आंखों में एक ही मकसद था, सच्चाई को सामने लाना और बहू की साजिश को बेनकाब करना, जो अपनी सास को पागल साबित कर देना चाहती थी। दरअसल नुसरत ने ही अपनी बहन नाहिद को फोन करके यहाँ बुलाया था। नाहिद ने नुसरत की तरफ देखते हुए कहा, बहन, बताओ ना, अब हमें क्या करना है? तो नुसरत बोली, बस तुम कल किसी भी तरह मुझे मस्जिद ले चलना, वहीं मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। अगले दिन सुबह नुसरत के चेहरे पर एक अलग ही एतमाद था, जैसे आज कुछ अहम होने वाला है। जैसे ही दोनों बहनें तैयार होकर मस्जिद के लिए जाने लगीं तो आबदा ने हैरानी से उन्हें देखते हुए कहा, खाला जान, इतनी सुबह सुबह मस्जिद कोई खास दुआ है क्या? नाहिद हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, बस यूं ही दिल चाहा अल्लाह के हजूर झुकने का, और बहन का दिल भी थोड़ा हल्का हो जाएगा, इसलिए सोचा मस्जिद हो आई। तभी पीछे से फरहान ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, खाला, आपको तो पता है अम्मी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है, ऐसे में आप अकेले कैसे संभालोगी? तो आपदा ने भी फौरन हाँ में हाँ मिलाई कि खाला जान, अगर मस्जिद में जाने का इतना ही दिल है तो मैं भी साथ चलती हूँ। तभी नाहिद ने फरहान के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तो फिक्र मत कर, तेरी अम्मी बिल्कुल ठीक हैं। जब तक मैं उनके साथ हूँ उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और हाँ बहू, तुम्हारा साथ चलना अभी ज़रूरी नहीं है, इसलिए तुम अपने घर के काम देखो। इतना कहकर दोनों बहनें मस्जिद के लिए निकल गईं, लेकिन अब सिर्फ दुआ के लिए नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की तरफ कदम बढ़ाने। उधर फरहान के दफ्तर जाते ही आपदा ने अपनी अम्मी को फ़ोन मिलाया और चिड़चिड़ाते हुए बोली, अम्मी, ये मेरी सास की बहन है ना, पता नहीं कब तक यहाँ टिकी रहेगी। मैं तो इस बूढ़ी से ही तंग आ चुकी थी, अब उसकी बहन भी हमारी छाती पर मूंग दलने आ गई है। उसकी ये बात सुनते ही उसकी अम्मी की आवाज़ थोड़ी सख्त हो गई और बोली, देख बेटा, जो तू कर रही है वो ठीक नहीं है, आखिर सास भी तो अम्मी ही होती है। आपदा ने तकरीबन चलाते हुए कहा, देखो अम्मी, अब आप फिर से वही शुरू मत कर देना। यही वजह है कि मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं करती। आप हमेशा उनकी तरफदारी करती हैं। उसकी अम्मी ने कहा, लेकिन बेटा, जो तू कर रही है उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। फरहान तुझे कितना प्यार करता है, और तू है कि उसकी अम्मी को ही पागल बनाने पर तुल रही है। वह कुछ और कहती से पहले ही आपदा ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी चालाकी की चिंगारियां साफ झलक रही थीं। उधर मस्जिद पहुंचकर नुसरत और नाहिद ने सबसे पहले दुआ की और फिर कुछ देर वहां सुकून से बैठने के बाद मस्जिद के सहन में एक कोने की तरफ जाकर नुसरत ने नाहिद का हाथ पकड़ते हुए कहा, गौर से सुन, अब हमें क्या करना है, लेकिन जो भी होगा उसका एक एक कदम सोचना पड़ेगा, किसी को जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए। नाहिद बोली, हाँ बहन, तू बस बोल, अब मैं तेरे साथ हूँ, जो भी करना है करेंगे, लेकिन अब तेरी खामोशी और आंखों में आंसू देखे नहीं जाते मुझसे। तभी नुसरत ने थोड़ा चुप कर धीरे से कहा, नाहिद, ये बता, मैंने तुमसे जो कहा था वो खुफिया कैमरा क्या तू ले आई है?
नाहिद ने फौरन अपने बैग की तरफ इशारा किया और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बहन, मैं लाई हूँ। अपने पोते से मंगवाया था। बहुत ही छोटा और ख़ास कैमरा है। दीवार में या साबन में भी लगा दो तो किसी को भनक तक नहीं लगेगी। ये सुनकर नुसरत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे किसी जंग की तैयारी मुकम्मल हो गई हो। बहुत अच्छा किया तुमने, नाहिद। अब बस उसे सही जगह लगाना है और फिर देखो कैसे सब सामने आएगा। वो पागल साबित करने की जो कोशिश कर रही है ना, अब खुद को नहीं बचा पाएगी। नुसरत की बात सुनकर नाहिद थोड़ी देर खामोश रही, फिर उनके चेहरे पर सवालों का साया उभर आया और बोली, लेकिन बहन, एक बात तो बता, तुझे कैसे पता चला कि वो तुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही है? ये सुनकर नुसरत का चेहरा पल भर में स्याह हो गया और आंखें एकदम सुन्न हो गईं, जैसे कोई बहुत ही खौफनाक मंजर फिर से जहन में लौट आया हो। नुसरत फिर धीरे से बोली, नाहिद, उस दिन मैं पार्क में अकेली बैठी थी, तभी अचानक मैंने बहू को देखा। वो किसी से फोन पर बात कर रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि मैंने उसकी वो सारी बातें सुन ली थी। उसके वो अल्फाज आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। वो कह रही थी कि अभी 1 महीना और लगेगा मेरी सास को पागल होने में। मैं तो उन्हें रोज दुआ और चाय बकत से दे रही हूँ, फिर असर इतनी देर से क्यों हो रहा है? कोई ऐसी दवा नहीं है क्या जिससे ये जल्दी ही अपना दिमाग खो बैठें? कहते हुए नुसरत का गला भर आया, मगर उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा कि फिर बहू ने जो कहा उसने मेरी रूह तक को डरा दिया। उसने कहा, ऐसा करो, मेरी सास को एक इंजेक्शन देकर ही मार दो, फिर ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। ये सुनकर नाहिद की आंखों में आंसू और गुस्से का तूफान एक साथ उबल पड़ा। क्या इतनी घटिया सोच और जान से मारने की साजिश? अब तो उसे अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। बहन, अब उसके हर एक गुनाह का पर्दा फाश होगा और दुनिया देखेगी कि अपनी सास को पागल बनाने वाली बहू का क्या हाल होता है। तभी नुसरत ने कहा, चल नहीद, अब आपदा की सच्चाई फरहान के सामने लाने का वक्त आ गया है। ये कहते ही दोनों बहनें मुस्कुराईं। आज बहुत दिनों बाद नुसरत हंस पाई थी। अब दोनों बहनों का दिल एक ही मकसद पर मरकूज था, सच का पर्दा फाश करना। ने चुपचाप, बड़ी चालाकी और समझदारी से घर लौटने के बाद नाहिद ने मौका देकर वो छोटा खुफिया कैमरा निकाला जो उन्होंने अपने पोते से मंगवाया था। सबसे पहले उन्होंने नुसरत के कमरे में ठीक उसी जगह लगाया जहां से कैमरे में सब कुछ साफ दिखाई दे सके। फिर उन्होंने एक और कैमरा बावर्ची खाने में लगाया, जहां आबदा अक्सर उनकी दवाएं और चाय का इंतजाम करती थी। दूसरे दिन ऐसा मौका आया जिसका उन्हें इंतजार था। फरहान के दफ्तर जाते ही आबदा ने कहा, खालाजान, आप दोनों के लिए चाय बना दूं क्या? नाहिद ने धीरे से कहा, बहू, मैं तो नहाने जा रही हूँ, लेकिन बहन बोल रही थी चाय पीने को, तो उसे बनाकर दे दो। ये सुनकर आबदा के चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ गई। उसे लगा ये सही मौका है सास से बात करने का, या यूं कहें अपना असली रूप दिखाने का। नुसरत अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी उन्हें कुछ एहसास हुआ कि तूफान आने वाला है। तभी दरवाज़ा खुला और आबदा चाय की ट्रे अंदर लेकर आई और मुस्कुराते हुए बोली, लो अम्मी जान, आपके लिए चाय लाई हूँ। लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी चालाकी झलक रही थी। नुसरत ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा और उन्हें एहसास हो गया कि यही मौका है, उन्होंने फौरन अपनी तदाबीर पर अमल करते हुए फिर से ड्रामा शुरू कर दिया। उनके हाथ पांव कांपने लगे। आपदा पहले तो कुछ पल उन्हें देखती रही, फिर जैसे उसे यकीन हो गया कि सास को फिर से दौड़े पड़ रहे हैं, वो अचानक बदल गई। उसने नुसरत को देखा और जोर से हंसते हुए बोली, देखा बूढ़ी, मेरी दी हुई दवा का असर दिखने लगा है। अब वो दिन दूर नहीं जब इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरा राज होगा। तेरे बेटे को तो मैं अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। अभी तक तो वो अम्मी की तस्बीह जपता था, अब देखना सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की तस्बीह चिपेगा। इतना कहकर वो जोर से हंसी और फिर जाते हुए अपनी सास को पांव से धक्का देकर बाहर निकल गई, जिससे नुसरत बिस्तर से नीचे गिर गई। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। नुसरत ने कुछ पल धीरे धीरे उठते हुए चारों तरफ देखा और उनकी सांस तेज चल रही थी, लेकिन उनकी आंखों में आंसुओं के साथ एक सुकून भी था। उन्होंने चुपचाप जाकर वो छोटा खुफिया कैमरा बंद किया और एहतियात से उसे कपड़े में लपेटकर अलमारी में छुपा दिया। अब उनके पास सबूत था, आपदा की असलियत का और उसके इरादों का। जैसे ही शाम को फरहान घर लौटा तो दरवाज़ा खोलते ही आपदा जोर जोर से रोते हुए फरहान के गले लग गई और बोली, देखो फरहान, मुझे अब इस घर में नहीं रहना। आज तो तुम्हारी अम्मी ने मेरा गला ही घोंट दिया था। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर निकली हूँ। ये सुनकर फरहान एकदम से दंग रह गया और बोला, क्या अम्मी ने तुम्हारा गला घोंटा? उसने फौरन अपनी अम्मी की तरफ देखा, जो अभी चुपचाप अपने कमरे के दरवाजे के पास बैठी थी।
नाहिद को यकीन नहीं हुआ कि आबदा इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही है। तभी आबदा ने अपनी गर्दन दिखाते हुए कहा, ये देखो, सुर्ख निशान। और क्या सबूत चाहिए तुम्हें? अब बहुत हो गया फरहान, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी अम्मी को पागल खाने भिजवा दो, इससे पहले कि वो किसी की जान ले ले। ये सुनकर फरहान एकदम गुस्से में आ गया और बोला, तुम होश में तो हो? आबदा क्या बकवास कर रही हो? अम्मी ऐसा कभी नहीं कर सकती। तभी नाहिद गुस्से में कांपती हुई आबदा की तरफ बढ़ी और बोली, तुझे शर्म आनी चाहिए ऐसी नीच हरकत करते हुए। लेकिन आबदा भी कहाँ रुकने वाली थी। वह पलट कर बोली, खालाजान, आप हमारे घरेलू मामूलात में दखल अंदाजी ना ही दें तो बेहतर है। तभी नुसरत, जो अब तक खामोश थी, पूरी ताकत से आगे बढ़ी और एक जोरदार थप्पड़ आबदा के गाल पर झटते हुए बोली, खबरदार मेरी बहन के बारे में एक भी लफ्ज कहा तो बस, हो गया तेरा ड्रामा। ये सुनकर आबदा सुन रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी सास ने उसे थप्पड़ मारा है। उसके चेहरे पर डर और झटका दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। तभी वहीं खड़े फरहान ने जैसे अपनी अम्मी को पूरी होशो हवास में देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो दौड़कर अपनी अम्मी के पास गया और कांपती आवाज में बोला, अम्मी, आप तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आप तो कह रही थी कि आप पागल हो गई हैं। नुसरत ने उसकी तरफ देखा, फिर भरी आवाज में बोली, सही कहा उसने। मुझे पागल बनाने में तो उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसका बस चलता तो आज तेरी अम्मी किसी पागल खाने की सलाखों के पीछे होती। ये सुनकर आबदा अब बनावटी आंसू लिए हुए बोली, ये आप क्या बोल रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फरहान अब हक्का बक्का खड़ा था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा, अम्मी, आप ये सब क्या बोल रही हैं? नुसरत ने फरहान की तरफ देखा और पुख्ता आवाज में बोली, फरहान, अब वक्त आ गया है कि तू अपनी आंखों से सब कुछ देखे। ये वो सच है जो तू अब तक नहीं देख पाया। उन्होंने अपने कमरे में लगे खुफिया कैमरे से निकाला गया मेमोरी कार्ड अपनी मुट्ठी से बाहर निकालकर फरहान की हथेली पर रख दिया। तभी नाहिद भी फौरन बावर्ची खाने की तरफ मुड़ी और वहां छुपे दूसरे कैमरे का मेमोरी कार्ड भी निकाल लाई और फरहान के हाथ पर रखते हुए बोली, ये है वो दूसरा कार्ड। जो बावर्ची खाने में जो कुछ होता रहा था ना, वो भी रिकॉर्ड हुआ है। अब फैसला तू खुद करेगा कि तुम्हें क्या करना है। फरहान ने कांपते हाथों से दोनों कार्ड अपने लैपटॉप में लगाए। जैसे ही उसने पहला वीडियो चलाया तो सबकी नज़रें स्क्रीन पर जम गईं। वीडियो में वही मंजर चल रहा था जो आपा ने अपनी साथ के साथ हरकतें की थी। उसने कहा, देख, मेरी दी हुई दवा का असर। अब वो दिन दूर नहीं जब इस घर में मेरा राज होगा। तेरा बेटा तो मेरी उंगलियों पर नाचेगा। और फिर चलते हुए उसने अपनी सास को पांव से धक्का दे दिया। ये सब देखकर पूरे घर में एक खामोशी छा गई। फरहान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रहा है और क्या महसूस कर रहा है। तभी आपदा तिल मिलाते हुए बोली, ये सब झूठ है। ये दोनों मिलकर मुझे फंसाना चाहती हैं। ये सब उनकी एक चाल है। लेकिन जैसे ही फरहान ने गुस्से से उसकी तरफ देखा तो आपदा की जबान लड़खड़ा गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो धीरे कदमों से जाकर कमरे के एक कोने में खड़ी हो गई। अब इसमें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं बची थी। तभी फरहान ने दूसरा मेमोरी कार्ड लैपटॉप में लगाया तो उसमें आबदा चाय में दुआ मिलाते हुए साफ दिखाई दे रही थी। ये देखकर फरहान का खून खोल उठा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर अब वो आंसू दर्द के नहीं बल्कि गुस्से और शर्म के थे। उसने आबदा की तरफ देखा और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर चढ़ते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी अम्मी को पागल बनाने की? आबदा कुछ नहीं बोली, बस शशतर सी खड़ी रह गई। उसकी आंखों में हैरानी और दर्द साफ झलक रहा था। तभी नुसरत ने फरहान की आंखों में देखकर भले गले से कहा, बेटा, मुझे माफ कर दे। इस घर को और तुझे बचाने के लिए मुझे और नाहिद को ये सब करना पड़ा, ताकि आपदा का असली चेहरा तेरे सामने आ सके। अब तू फैसला कर, तुझे क्या करना है। फरहान ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, करना क्या है अम्मी? अब ये इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। ये सुनते ही आपदा नुसरत के पाँव में गिरी और बोली, अम्मी जान, मुझे माफ़ कर दीजिए। जो हुआ वो मेरी गलती थी, मगर मुझे इस घर से मत निकालिए। लेकिन फरहान ने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर तकरीबन घसीटते हुए बाहर गाड़ी में ले जाकर बिठा दिया। अब आपदा डर गई थी और बगैर कुछ कहे चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। कुछ देर बाद फरहान ने गाड़ी सीधे उसके मेके के बाहर रोकी और उतरते ही आपदा का हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ाते हुए बोला, चलो। आपदा रोते हुए बोली, फरहान, हाथ छोड़ो, मेरा दर्द हो रहा है। आवाज सुनकर आपदा की अम्मी बुशरा दरवाजा खोलकर सामने आई और बेटी को ऐसी हालत में देखकर चौंक गई और बोली, अरे ये सब क्या हो रहा है? फरहान ने उनकी तरफ घूरते हुए कहा, संभालिए अपनी बेटी को और ख्याल रखिए। अब अगर इसने मेरे घर में कदम भी रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तलाक के कागज जल्द आपके पास पहुंच जाएंगे।
इतना कहकर फरहान बगैर पीछे देखे वहां से चला गया। आपदा वहीं दरवाजे पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसकी अम्मी बुशरा ने नाराजगी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, देखा, इसीलिए कहती थी कि ये सब मत कर, पर तुझे तो सिर्फ सास को पागल बनाने की पड़ी थी, अब रोती रहे जिंदगी भर। इतना कहकर उसकी अम्मी भी अंदर चली गई। आपदा अब अपने किए पर पछता रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ फरहान अम्मी के पास वापस आया और नुसरत को गले से लगाकर रो पड़ा और बोला, अम्मी, ये सब अगर आपने पहले बता दिया होता तो आपको ये दिन नहीं देखने पड़ते। नुसरत की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने बेटे के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, मैं डरती थी कि अगर मैंने तुझे बहू के बारे में कुछ भी कहा तो तू मुझे ही गलत समझेगा। तभी नाहिद मुस्कुराते हुए आई और बोली, ये लो गरम गरम हलवा लेकर आई हूँ। अब बस काफी है रोना धोना। अब सब ठीक हो गया है और हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने ऐसी बहू की जाल से बचा लिया। अब घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। गम की जगह खुशी थी और दोनों बहनों की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि सिर्फ सुकून और इत्मीनान की चमक थी। उधर आबदा ने लालच में आकर अपना सब कुछ खो दिया। वो चाहती थी कि उसका शौहर सिर्फ उसका बना रहे, लेकिन अपनी खुदगर्जी में वो ये भी भूल गई कि मोहब्बत, इज्जत और अपनापन ज़बरदस्ती से नहीं मिलता, बल्कि वो तो अपने आमाल और सच्चे दिल से कमाया जाता है, जो वो कमाने में नाकाम रही। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी लाज़मी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।